हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और एक क्लास ऑफिसर से सेवानिवृत्त हैं। आप हैं श्री रमेश चंद्र प्रजापति जी। रमेश चंद्र प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत वंदन है मेरा जो। हाँ, जैसा कि सूत्रों से हमें पता चला है रमेश जी हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, किसान परिवार में जन्मे आपके बचपन में कौन कौन सी सीख आपके जीवन की दिशा को तय करती है? जी सर मेरा जन्म मूलतः जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के गांव दस्तूरा में हुआ। जी। मेरा परिवार एक किसान परिवार था। मेरे पिता एक मजदूर और किसान थे। शुरू में उन्होंने कुछ गांव में जैसे वो करते हैं, खेती के साथ में कुछ दुकानदारी या इस टाइप के काम करते हैं, वो भी करते हैं उनकी। और मेरे एक ताऊ जी थे मेरे, जो है हरफूल सिंह साहब, मेरे पिताजी जगन सिंह के बड़े भाई थे। उन्होंने हमेशा एक सीख मुझे दी कि शिक्षा और मेहनत ही सिर्फ ऐसी चीज है जिसको कोई भाई भी भाई से बांट नहीं सकता है। मेरा परिवार, मेरे पिताजी का परिवार भी बड़ा था और मेरा परिवार जिसमें हम लोग 4 भाई और 5 बहनें थे वो भी बड़ा था। मगर मेरे पिताजी ने हमेशा हम लोगों की शिक्षा के लिए बहुत उन्होंने त्याग किया, बहुत उन्होंने मेहनत की। किसान परिवार में रहते हुए उन्होंने हमें सभी भाइयों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और हम लोगों को यह बिल्कुल उन्होंने सुनिश्चित करके ये रखा कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने शिक्षित होंगे, उतना ही समाज में आपका नाम होगा। बहुत अच्छी जानकारी रमेश जी दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि किसान परिवार से इंजीनियरिंग और फिर सरकारी सेवा तक की यात्रा, इस सफर की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में, और गांव के पड़ोस में ही मैंने वहां से हाई स्कूल किया था। और उस जो मेरे पिताजी की ये जो मेहनत का जो उनका जो प्रेरणा थी, उनके बल पे ही मैंने हर कक्षा को प्रथम श्रेणी में पास किया था। उसके बाद में मेरे एक रिलेटिव थे पिलखवे में, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया और उन्होंने इंटर में मेरा एडमिशन पिलखवे में राजपूताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज में दिलवाया। वहां से भी मैंने अच्छे नंबरों से पास किया उन परीक्षाओं को। उसके बाद में मुझे पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुर्जा में मुझे एडमिशन मिला और वहाँ प्रथम श्रेणी से मैंने सन 1983 में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मैंने किया सर वहाँ से। उसके बाद में मेरे गांव के ही एक मेरे बहुत अच्छे शुभचिंतक जो अभी भी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, संदौर स्वरूप सिंघल साहब उनका नाम है, अभी भी वो जीवित है और बहुत अच्छा उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी, नहीं मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, जितनी मेहनत कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। और उन्हीं के बलबूते पे मैंने बहुत सारी परीक्षाएं सर, जो इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होती है वो पास की। मेरा आवास विकास परिषद में, जीडीए में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जैसी अच्छी संस्थाओं में, गवर्नमेंट की संस्थाओं में मेरा सिलेक्शन हुआ सर। और मेरा इंजीनियरिंग का जो शुरुआत थी वो दिल्ली के एनबीसीसी राष्ट्रीय भवन निर्माण जो गवर्नमेंट का संस्थान है, उससे मैंने एज ए जूनियर इंजीनियर शुरुआत की थी सन 1983 से। उसके बाद में इंडियन टेलीफोन में 5 साल जॉब किया मैंने। उसके बाद में फिर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में एज ए जूनियर इंजीनियर पद से मैंने सन 1990 से शुरुआत की थी। और वो शुरुआत करते हुए जो अच्छे उत्कृष्ट कार्य मैंने वहाँ पे किए, तो मुझे वहाँ प्रमोशन एई के लिए मिला, असिस्टेंट इंजीनियर के मिला। उसके बाद में अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी मुझे वहाँ पे प्रमोशन प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी जानकारी रमेश जी आप दे रहे हैं कि आपको आपके बुजुर्गों से, आपके शिक्षित समाज के लोगों ने प्रेरणा दी। क्या उस परिपाटी को आप आगे चला रहे हैं? क्या युवा पीढ़ी को आप भी वही सलाह, वही प्रेरणा, वही मशवरा दे रहे हैं? सर, निश्चित रूप से जब भी मुझे मौका मिलता है, परिवार में तो ये तो हमारा दायित्व है कि हम परिवार के बच्चों को, अपने और मेरे अपने भाई और दूसरे रिलेटिव्स हैं उनके बच्चों के लिए तो मेरा अलग से एक पारिवारिक दायित्व है। मेरा बेटा है वो एमटेक है, मेरी बेटी है वो भी एमटेक है, मेरे दामाद हैं वो भी एमटेक हैं, और मतलब मेरी बहू है वो पीएचडी कर रही है एम फार्मा करने के बाद में। तो इन बच्चों का तो ये कि ये तो मेरे घरेलू बच्चे हो गए। मगर मैं जैसे ही समाज में कहीं निकलता हूँ या जैसे ही समाज के लोगों से मिलता हूँ, तो वहाँ सब लोगों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ सर। वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं रमेश जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको अपने जीवन में किसी ऐसे गुरु या मार्गदर्शक का साथ मिला जिसने आपकी सोच को बदल दिया? सर, प्रथम तो मैं अपने पिताश्री को ही इसका वो दूंगा कि मेरे प्रथम गुरु वही थे, और उससे भी बड़े गुरु जो उनके बड़े भाई श्री हरफूल सिंह थे,
प्रजापति थे, उन्होंने मुझे हमेशा इस बात की शिक्षा दी कि आप जितना अच्छा करेंगे, जितनी मेहनत से काम करेंगे, जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, जितना आप अच्छा मेहनत कर लेंगे, वो मेहनत आपकी अकारत नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं वो आपको सफलता दिखाएगी। और दूसरे, समाज में आने के बाद भी बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकातें होती हैं, मेरे जॉब में आने के बाद भी कई सारे लोगों से मुलाकातें होती हैं और उनसे प्रभावित भी होता हूँ। हर आदमी के अंदर सर बहुत अच्छी खूबियां भी होती हैं और बहुत अच्छी कुछ एक दो कमियां भी होती हैं, मगर हमें उन कमियों की तरफ ना देख के उनकी खूबियों को हम प्राप्त करने का मेरा अपना हमेशा ये सगल रहा है कि मैं उनकी खूबियों को अपने में उतारने का प्रयास करूं सर। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। रमेश जी, हम आगे बढ़ते हैं कि सरकारी विभागों में अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक की यात्रा आपने की। इस यात्रा के दौरान सबसे यादगार चुनौतियां क्या क्या आपके सामने रही? किसी एक चुनौती को हमारे दर्शकों को शेयर करें, साझा करें। सर, गवर्नमेंट की जॉब जब करते हैं, शुरुआत करते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं अवर अभियंता के पद से भर्ती हुआ था। अवर अभियंता का पद सबसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ, साइट से जुड़ा हुआ कार्य होता है। उसके बाद में सहायक अभियंता का पद और अधिशासी अभियंता का पद भी हमारे कार्यस्थलों से ही जुड़े हुए वो होते हैं। और कार्यस्थल का मतलब हमारा होता है सर, या तो हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं, या हम भवन बना रहे होते हैं, या हम रोड्स बना रहे होते हैं, या ब्रिजेज बना रहे होते हैं। और ये सारी चीजें हम किसी जनता के लिए कर रहे होते हैं। और जनता को जब कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे अपने आप को ये प्रस्तुत करना होता है कि वहां हमारी गुणवत्ता और कार्य की जो अच्छाइयां हैं, जो कार्य की जो जन सुविधाएं जिससे मिलनी चाहिए, जो रोड हम यदि बना रहे हैं, यदि रोड अच्छी नहीं बनेगी तो कल लोग हमें गालियां भी देंगे, ये देंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ चुनौतियां इस प्रकार की आती हैं सर वहां पे, या आई हैं मुझे वहां पे, कि जैसे कुछ ठेकेदार ऐसे नालायक टाइप के मिल गए, कुछ जो लोग जिनसे वहां पे झगड़ा तक को करने की हमें नौबत आती थी सर। मगर हमें प्रशासन से, शासन से, मेरे विभाग से, इवन मैं आपको कहूंगा कि वहां के जो ग्रामीण लोग हुआ करते थे, स्थानीय लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने भी सहयोग किया और अच्छे प्रोजेक्ट हमने बना के साथ किए। बहुत अच्छे आपने वो जानकारी दी जो आपने फील की या आपने अपने जीवन में उसको जिया। लेकिन ज्यादातर ऐसे अभियंता ऐसा नहीं करते हैं, वो पब्लिक को परेशान ही करते हैं, ऐसा देखा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं कि लोक निर्माण विभाग से आप 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए। आपके लिए ये गर्व के क्षण कैसे रहे, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, सेवानिवृत्ति का क्षण तो गर्व का होता है, निश्चित रूप से गर्व का ही होता है, क्योंकि इतनी बड़ी सर्विस और बिना किसी दाग के, बिना किसी दोष के, बिना किसी मतलब दंड के मैंने वहां से समाप्त की अपनी सर्विस को। मैं पूरा अधिवस्था पूरी करने के बाद में मैं सेवानिवृत्त होकर वहां से आया। मगर मैं एक चीज उसके बीच में कहना चाहूंगा सर कि हमारी मेहनत के बल को, हमारी मेहनत को हमारे अधिकारियों ने, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, हमारे जो इंजीनियर्स थे, चीफ इंजीनियर थे, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता और दूसरे स्तर के जो हमारे अधिकारी थे, उन्होंने हमारे कार्य से संतुष्ट होकर एक बार नहीं सर कितनियों बार मुझे पुरस्कृत किया, और वो मेरे लिए गौरवान्वित होने का। वाह वाह वाह, ये आपके अच्छे नेक कार्य की ही परिणाम रहे हैं जो आपको सम्मानित किया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमने जो प्रयोग किया कि आप सेवानिवृत्त हुए, ज्यादातर एक अंग्रेजी शब्द है जिसे कहते हैं व्यक्ति रिटायर्ड हुआ। अच्छा, ये रिटायर्ड शब्द की परिभाषा क्या मानेगी? रिटायर्ड हो गया, अब उस किसी काम का नहीं है, या इसकी और कोई परिभाषा होती है, या इस शब्द के लिए हम सेवानिवृत्ति शब्द का ही प्रयोग करें? इसके बारे में बताएं। सर शाब्दिक अर्थ तो अपनी जगह है सर, मगर उसके पीछे जो भाव है वो मैं समझ रहा हूँ कि सेवानिवृत्त होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो कोई हमारा घट्टपन नहीं है उसके अंदर, हमें कोई वहाँ हम कमतर नहीं हो जा रहे हैं वहाँ पे। मैं समझ रहा हूँ शायद सेवानिवृत्त होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम अपने भाव को उस तरीके से लें, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद में सर बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज भी सेवानिवृत्त हुआ हूं, मगर मेरे कुछ साथी जो मेरे सबॉर्डिनेट भी रहे, इवन मुझसे हायर अफसर्स भी हैं, आज भी मुझे टेलीफोन करते हैं, भाई रमेश चंद जी जरा मुझे ये बताइए कि फलाना केस था, आप लोगों ने वो सुलझाया था, क्या क्या उसके अंदर वो थी। तो मैं समझ रहा हूँ हमारी जो उपयोगिता है वो आज भी उस नौकरी से ज्यादा भी आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ज्यादा है। तो सर हम अपने आप को कतई ये ना माने। कुछ लोग हैं, कुछ कमेंट करते हैं, मेरे भी कुछ साथी हैं जैसे कुछ जिनकी नेगेटिविटी सभी के अंदर रहती है सर, वो कह देते हैं नहीं सेवानिवृत्ति एक फ्यूज बल्ब की तरह सेवानिवृत्त व्यक्ति हो जाता है। मुझे नहीं लगता है सर, वो फ्यूज बल्ब नहीं सर, वो ऐसा एक आइटम, ऐसा बल्ब हो जाता है जो अभी तक तो सर हम लोग एक सेवा में बंध के कहीं हम अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब हम बिल्कुल फ्री हैं। अभी हम समाज को भी, अपने परिवार को भी, अपने एटमॉस्फेयर को भी और उस
क्षेत्र से बढ़ के, अभी तक मैं इंजीनियरिंग का कार्य करता था, मगर आज हम किसी भी क्षेत्र में हम जाके कहीं भी कोई कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, सेवानिवृत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक आपने बताया। हम आगे बढ़ते हैं कि अक्सर सरकारी सेवा में व्यवस्था बनाम जिम्मेदारी की टकराहट होती है सर, आपने इसे कैसे संतुलित किया? सर, व्यवस्था और जिम्मेवारी दोनों का महत्व है सर जी, दोनों का महत्व है सर। व्यवस्था अपना काम करती है और जिम्मेदारियां हमें निभानी होती है, हमारा अपना दायित्व होता है जी। जब हम किसी भी जॉब में जाते हैं, किसी भी नौकरी में जाते हैं, तो वहां हमें अपनी जिम्मेदारियों का जितना एहसास होता है वो शायद अधिकारों को वहां नहीं होता है। जबकि लोग बाग आज हम देखते हैं कि अपने अधिकारों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। छोटा सा मतलब उसको अफसर भी ना कहें, यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो भी वो अपने अधिकारों को ज्यादा दिखाता है जिम्मेदारियों की बनस्पत जो वहां पे टकराव आने की संभावना रहती है सर व्यवस्था से। मेरा कभी व्यवस्था से कभी भी टकराव नहीं रहा सर। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था रही हो, चाहे वो हमारे शासन प्रशासन की व्यवस्था रही हो, या मेरे अधिकारियों की व्यवस्था रही हो। हम लोग जब अपनी जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, जब हम अपनी स्किल का पूरा वहां पे इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्किलनेस का, हम अपनी जानकारियों को, अपनी बुद्धि का, अपने मेहनत का इस्तेमाल करते हैं, तो व्यवस्था हमेशा हमारे साथ रहती है। मैं नहीं समझता सर इसमें कोई आपस में टकराव होता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं रमेश जी, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप अपने जीवन में सिग्नेचर उपलब्धि मानते हैं? सर, वैसे तो क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हमने बिल्डिंग्स भी बनाई है, हमने आपके रोड्स भी बनाए हैं, और मैंने ब्रिजेज भी बनाने का कार्य कराया है सरकारी विभागों में रहते हुए जो है। और किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें हम बहुत मेहनत से कार्य करते हैं सर, वो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर प्रोजेक्ट मेरे लिए सिग्नेचर होगा, मगर क्योंकि इतने सारे सिग्नेचर्स होना, इतने होना तो हमारे लिए बड़ी कठिन काम हो जाएगा। मगर कुछ कार्य या कुछ वर्क ऐसे रहे हैं जिसमें हमने वास्तव में आज भी हमारे दिल के करीब है। आज भी हम कभी लगता है सड़क से गुजर जाते हैं तो मेरे वो ऐसा लगता है कि हाँ यार, हमने सड़क बनाई थी और आज भी देखिए कितनी बढ़िया है, कितने लोग इस पे मतलब आनंदित होकर, कितने मतलब वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, कहीं वहाँ पे कोई उस टाइप की दिक्कतें नहीं आ रही हैं। बड़े उसको इंजीनियरिंग का जितना भी हमारा मतलब हमारी वो थी नॉलेज थी, वहाँ पे हमने उसको लगाया और वहाँ बड़ी मेहनत से कार्य कराया। जैसे मैं नाम लूंगा सर, मुरादाबाद में जब मेरी पोस्टिंग थी सहायक अभियंता के पद पे, तो मुरादाबाद से संभल एक रोड थी, उसका हमने चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया था। आज भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मार्ग वो हमारा चल रहा है। एक अभी यहीं पे खेली हाफिजपुर से चचूरा नाम से एक वो थी, बहुत ग्रामीण सड़क थी, उसको हमने चौड़ीकरण उसका हमने कराया था, और आज भी वो सड़क मतलब दूसरे लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा कार्य कर रही है और बहुत अच्छा था। वहाँ पे मैं आपको दिन में बताना चाहूँगा सर, उस जब वो रोड नहीं थी, मतलब छोटा मार्ग था, 3.5 मीटर का मार्ग था, तो उसके तरफ झुंड हुआ करते थे, और वहाँ लोग बताते थे गांव वाले कि साहब दिन में यहाँ पे 4 बजे ही लोग बागों को पकड़ के उनके साथ में छिनरगिरी और इस तरीके की राहगीरी हो जाती थी। आज वो 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, नहर के किनारे किनारे बहुत बेहतरीन मार्गों से गिना जाता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है सर जो मेरे वो हैं सिग्नेचर के नाम पे, मैं सिर्फ क्योंकि अपनी गिनती नहीं कर सकता आपके सामने, इसलिए है सर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। रमेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने अनेक पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, और इन सड़कों की बनाने के बाद क्या उम्र होती है, या इनका इंश्योरेंस क्या होता है, या इनकी रिपेयरेबिलिटी कितनी होती है? इस बारे में भी आम जनता को बताएं। सर, मार्गों की जब बात करें हम, जो पहले मैं मार्गों से, क्योंकि मार्ग मैंने अपने जो जीवन काल में या अपनी सर्विस काल में जो बनवाए हैं, मार्ग मैक्सिमम बनवाए हैं, जो इनकी श्रेणियां अलग अलग होती हैं सर। एक ग्रामीण मार्ग होता है, वीआर विलेज रोड जिसके नाम से कहते हैं, एक ओडीआर होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के नाम से होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, फिर अपने एनएच होते हैं, और फिर हाईवेज होते हैं। इस तरीके से हमारी रोडें जो है विभक्तिकरण होती है, और उनकी जो संरचना है सर, उसकी डिजाइन है, वो उसी हिसाब से होती है, लोड के हिसाब से होती है। गांव की जो सड़कें हैं वो हमारी बियर कम से कम लोड को सहने की सक्षमता रखती हैं। उसको हम यदि अपनी इंजीनियरिंग भाषा में कहें तो 2 MSA लोड की बात हम वहाँ पे करते हैं। 2 MSA लोड को वो ले सकती हैं, मतलब भारी वाहनों को वहाँ पे चलाने की कभी कभार अलाउ होता है, मगर रेगुलर उन पर नहीं चलाए जा सकते हैं। उनकी लाइफ का यदि हम प्रश्न की बात करें तो हम लोग किसी भी सड़क की लाइफ जो है वहाँ पे 8 वर्ष के आसपास का हम लेके चलते हैं। उसका जो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उसमें यह है कि 2 साल तक जो ठेकेदार उस सड़क को बना रहा है, 2 साल तक उसका मेंटेनेंस भी करता है सर। ऐसे ही जो दूसरी हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, ओडीआरस हैं, उनका भी जो जीवन काल है वो थोड़ा सा इससे मतलब होता है उसी के बराबर है, मगर उसका मेंटेनेंस पीरियड थोड़ा हम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उस पर वाहन ज्यादा चलते हैं
उन पे वाहनों की जो लोडिंग क्षमता है वो भी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में एनएच का कार्य आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग हैं, उनके कार्य आते हैं। वो निश्चित रूप से बड़े हाई टेक्नोलॉजी पे हम लोग कार्य कराते रहे हैं और उनके कार्य भी उसी तरीके से रहते हैं, मगर उनका जो मेंटेनेंस पीरियड है वो लगभग 2 साल के करीब फिर भी रखते हैं हम उसको, और उसके ऊपर लगातार मेंटेनेंस का कार्य हम करते हैं सर। मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करूंगा सर, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है और ये जनता से जुड़ा हुआ, जन सुविधाओं से जुड़ा हुआ और हमारे विभाग की छवियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है सर। आजकल थोड़ा सा ओवरलोडिंग की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है सर। जो हमारी विलेज रोड हैं, आजकल गांव नहीं रही सर। जो गांव की में भी आप देख रहे होंगे, वहां पे बसें हैं, ट्रक हैं, भारी लोड्स हैं, 10 टायरा ट्रक हो गए, 14 टायरा ट्रक हो गए, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, वो लेके चले जाते हैं और उन सड़कों का जो है वो एक तरीके से नष्ट कर देते हैं उसको। तो मेरा शासन से और प्रशासन से भी ये हमेशा ये रहता है, पहले भी रहता था, कि उन रोडों पे उन्हीं तरीके के वाहनों को भेजने का वो करें जिसके लिए हमने उसको डिजाइन किया है। अन्यथा क्या है, उनकी भी शिक्षा लेदर होगी और हमारी भी होगी, सब जल्दी सड़क पर। बहुत अच्छे आपने जो है प्रशासन के लिए भी कहा और जनता के लिए भी कहा। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर एक बैरियर भी रहना चाहिए, हाइट बैरियर, ताकि जो है वो वाहनों के लिए रास्ता ही ना मिले, वो जा पाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं रमेश जी। सरकारी सेवा के साथ साथ समाज सेवा की शुरुआत करने का आपके भीतर ये बीज कैसे उत्पन्न हुआ? सर, यदि मैं समाज सेवा की बात करूं तो मेरे अंदर क्या, किसी के भी अंदर ये अंदर की ही भावनाएं होती हैं सर, कि हम समाज से कैसे जुड़ें। मैं समझ रहा हूं, मुझे याद है कि सन 82 में जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके गवर्नमेंट कॉलेज से किया मैंने, उसके बाद में बीईवी किया है एएमयू अलीगढ़ से। तो तभी से ही सन 82 से मतलब दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, अभी क्योंकि उस टाइम का मुझे याद नहीं है कौन स्टेडियम था वो, मगर उसमें हमारे समाज के उस टाइम के बहुत अच्छे पुराने लोग जो आज भी मतलब जीवित हैं उनमें से कुछ, वो लोग भी उसमें शामिल थे। और उसके बाद में सर पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं चाहे गवर्नमेंट की जॉब में रहा हूँ या चाहे छात्र जीवन में मेरा रहा है, या अभी भी गवर्नमेंट के से सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैंने हमेशा जो है समाज के साथ में जुड़ने का काम किया है। मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको बताऊंगा सर। मेरे मनकापुर में मेरी सर्विस थी वहाँ पे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में, और वहाँ मैं उस टाउनशिप का मेंटेनेंस इंचार्ज हुआ करता था। एक थे, क्या नाम लिखा था उनका, पंडित कुछ लिखा था, मुरलीधर पंडित करके कुछ नाम लिखा था, साइन किया था उन्होंने। तो मुझे पता था बहुत पहले थे कि हमारे लोग जो है, जो बिहार में है, वो अपने पीछे पंडित का सरनेम लगाते हैं। वहां हम लोग अपने आप को कुम्हार, प्रजापति या कुछ भी बताते थे, तो लोगों को समझ में नहीं आता था कुछ, कौन कुम्हार है, कैसे कुम्हार है, क्या होते हैं, वर्मा होते हैं क्या, ये होते हैं क्या। तो मैं उनके घर पे गया सर जो, और मैंने उनको बताया भाई ऐसे ऐसे मैं प्रजापति हूँ, फलाने डिस्ट्रिक्ट से, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर या मैं गाजियाबाद से यहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो है। उन्होंने बताया सर यहाँ तो बहुत सारे पंडित हैं। तो हमने भाई पंडितों से हमारा मतलब नहीं है। बोले नहीं सर, हमारा सरनेम ही पंडित है, मगर हम पंडित नहीं है, हम प्रजापति हैं, प्योर पंडित वो है। आपको विश्वास दिलाता हूं सर, करीब 120 या 122 लोग थे जो वहां पे हमने एक समिति गठित की थी। जो एक हमारा प्रयास था, यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर जाके भी वो, क्योंकि वो मेरे अंदर एक वो थे, मेरा अंदर से एक बीज था, ये वो था समाज की सेवा में, समाज को जोड़ना है, किसी तरीके से जोड़ना है जो। तो ये मेरा हमेशा स्ट्रगल रहा है। उसके बाद में भी मेरा आगरा में मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ पे बंशीधर गोला जी थे, दूसरे कई सारे लोग थे, जहाँ से हम लोगों ने उनका नाम सुन के उनके पास जुड़ने का प्रयास करते थे सर। जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, किसी भी पद पे रहा हूँ सर, मैं क्लास 1 अफसर से रिटायर हूँ, मैंने आपको बताया। तो उसके बावजूद भी मेरे जितने भी मेरे अपने विभाग में भी हमारे अपने समाज के लोग थे, आज भी सब जानते हैं कि साहब रमेश चंद साहब जो है हमारे अपने प्रजापति समाज के, और बहुत उसके लिए काम भी करते हैं सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो आपका एक समाज सेवा का एक जुनून है, जो आप कार्य के साथ साथ में आप ये भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं रमेश जी, की विभिन्न सामाजिक संगठनों से, प्रजापति सामाजिक संगठनों से आपका जुड़ाव रहा है। कौन सा मोर्चा सबसे इम्पैक्टफुल साबित हुआ, ये भी आप हमारे दर्शकों को साझा करें। सर, मैंने जो शुरुआत की थी, मतलब जो मेरा उस टाइम पे किसी संगठन से मैं नहीं जुड़ा हुआ था, सन 82 से लेकर 85 या 86 तक। अभी मैंने बताया मनकापुर में एक संस्था, बहुत छोटी संस्था थी, कोई बड़ा संगठन नहीं था, वो बनाई थी। उसमें आपस में ही सब लोग, हम हर संडे को या हर छुट्टी में हम बैठते थे और सब लोग अपने आपस में परिवार के साथ में जुड़ते थे। वहाँ की अपनी आपस की जो भी बातचीतें होती थी वो करते थे सर। वहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब थी, वही मेरा। उसके बाद में सर मैं प्रजापति महासभा से, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा से मैं जुड़ा, जिसके यहाँ पे एक सन 92 में अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमारे ये फिरेराम जी और जो से दयाराम प्रजापति जी, ये लोग उसमें उपस्थित हुए थे। दयाराम जी ने एक यात्रा निकाली थी, सन 92 की बात है लगभग, प्रजापति जागरण यात्रा सर, उसमें मैंने भाग लिया।
मतलब खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया आपने, क्योंकि मतलब सब तरीके से वहाँ पे हम लोग अपने मोटरसाइकिल और स्कूटरों से दौड़ दौड़ के उनके साथ चलते थे। उसके बाद में सर यहाँ पे प्रजापति कल्याण समिति रही है, प्रजापति वित्तीय समिति रही है, उसके बाद में हमारा ये BPHO का संगठन रहा है, दूसरे और कई संगठन है। अभी दक्ष प्रजापति प्रसार समिति है जिसका मैं संस्थापक सदस्य भी हूँ। आपके जो BPHO है, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैं उत्तर प्रदेश शाखा का महासचिव हूँ, महामंत्री हूँ यहाँ पे। तो इम्पैक्ट की जहां तक बात करें सर, जो भी संस्था है सभी का इम्पैक्ट रहा है, ऐसी नहीं है कि उनका इम्पैक्ट ना रहा हो। और यदि बात करें कि हम बहुत बड़ी संस्था या बहुत बड़ा कोई इम्पैक्टफुल संस्था का नाम लें, तो मैं समझ रहा हूं किसी एक का नाम ले देना वो मेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि सारी संस्थाएं अच्छी हैं। मगर सर है क्या कि जो संस्थाएं जमीन से कार्य कर रही हैं, जो संस्थाएं जमीन से जुड़ के कार्य कर रही हैं, जो संस्थाएं अभी आप देखेंगे सर, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, सभी के उद्देश्य एक जैसे होते हैं। मैंने कई संस्थाओं में तो कहीं भी कोई बुला लेता है किसी भी संगठन में, दौड़ के चले जाता हूँ आराम से। मगर उनका मैंने देखा है, मेरा वहां पे ये बात भी रहती है कि भाई सभी को शिक्षा में प्रसार करना है, प्रचार करना है, रोजगार में लोगों की मदद करनी है, उसके बाद में हमें जागरूकता पैदा करनी है, एकता पैदा करनी है, फिर हमें राजनीतिक भागीदारी के लिए कार्य करना है। ये जो जितने भी उद्देश्य हैं सर, बड़े पवित्र हैं और ये सभी के हैं। मगर इसमें जो प्राप्ति हुई है वो मैं समझ रहा हूँ शून्य के बराबर है सर। अभी तक ना शिक्षा में हम कहीं बहुत अच्छा कर पाए हैं, ना ही हम किसी राजनीतिक उसके जागरूकता के लिए कोई बहुत बड़े कर पाए हैं, ना ही हम किसी रोजगार के लिए बहुत कार्य कर पाए हैं। तो सर यदि मैं कहूँ कि ये फलानी संस्था हमारी इम्पैक्टफुल रही है, तो वो मेरे लिए भी कठिन होगा और उस संस्था के लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा सर। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा सर इसमें कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं छोटे छोटे स्तर से यदि शुरुआत करें और जमीनी स्तर से शुरुआत करें। मतलब भाषण में मेरा कभी वो नहीं रहा, मैं कभी बहुत अच्छा वक्ता नहीं रहा हूँ, कोई खड़ा कर देता है, बोल लेता हूँ 10-15-20 मिनट जो है, मगर मुझे यही लगता है कि मैं यार इनकी बुराई करने के लिए यहाँ खड़ा हूँगा। मुझे लगता नहीं कि मैं उनकी किसी बात की उपलब्धि पे कोई तालियां बजवाने के लिए तैयार होता हूँ वहाँ पे, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा नहीं कर पाए सर अभी तक। अभी जैसे छोटी सी बात मैं कहूँ आपको जो है, कुछ हमने कहीं शुरुआत की कि भाई बच्चों को कोचिंग करवाएंगे हम, है नहीं, कुछ बच्चों को हम शिक्षा में मदद करेंगे, करता रहा हूँ मैं आपको कहना नहीं चाहता, मगर मैं हर साल जो है 1000 रुपये 1500 रुपये पर महीने के हिसाब से 2 साल 3 साल के लिए एक बार अपने आप को संकल्पित करता हूँ और बच्चों के लिए उस पैसे को सहयोग करता हूँ सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने बच्चों की सेवा के लिए चर्चा की, तो हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि आपने छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग देने की शुरुआत करने की प्रेरणा कैसे मिली? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज से हमेशा जुड़े हुए हैं और हमें हमेशा ये लगता है कि शिक्षा में कार्य करना एक अनिवार्यता है हमारी ये मजबूरी या वो नहीं है, हमारी अनिवार्यता है सर। हम कहीं भी जाएंगे, हमारे बच्चे कहीं भी जाएंगे तो उसे हम संस्कारित करना, शिक्षित करना, वो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है सर। तो जैसे हम आप लोगों के साथ बैठते हैं, कई समाज में बैठते हैं, संगठनों में बैठते हैं, तो वहाँ पे हमारे कार्यरत अधिकारी भी होते हैं और निवृत्त अधिकारी भी होते हैं और दूसरे समाज सेवा से जुड़े हुए लोग भी रहते हैं। तो हम लोगों ने 10-15 या 20 लोगों की बात मैं कहूँ, जिसमें हमारे एडीएम साहब जो अभी एडीएम हुए हैं आदित्य प्रजापति जी, वो रहे थे। हमारे एक होराम सिंह साहब हैं जो चीफ मैनेजर रिटायर्ड हैं SBI से, वो रहे हैं। दूसरे कई साथी नाम, ये मैंने नाम लिया, एक हमारे ABS में अभी भी कार्यरत हैं, वो डीन प्रोफेसर हैं, वो रहे थे। उन लोगों ने ये कहा था, बोले ठीक है यार, हम लोग ये बात तो चित तो करते हैं मगर कोई काम नहीं करता है नहीं, काम नहीं करता है, उसके लिए जगह नहीं मिलती है। हमने कहा भाई जगह मेरे पास है, मैं उपलब्ध कराता हूँ। जो 200 कुछ गज का मेरा बेसमेंट है, पूरा खाली था उस वक्त, जो अभी तो मैंने किराए पे दे दिया है वो। उसमें ये रखा गया था कि जितने भी बच्चे आएंगे उसमें जिस भी सब्जेक्ट का बच्चा होगा, जैसे मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, BE किया है मैंने डिप्लोमा करने के बाद में, मेरा बेटा MTech है, मेरी बेटी MTech है। मतलब इस तरीके से तो हमने ये रखा था कि पहले अपने परिवार के बच्चों को वहाँ पे एंगेज इस बात को करेंगे कि भाई ये बच्चे फलाने दिन इस स्ट्रीम के आएंगे, इनको आज मैथमेटिक्स की हमें क्लास लेनी है, तो आप मैथमेटिक्स में अपने आप को तैयार करके इनके सामने प्रस्तुत कीजिएगा, इनकी सारी संख्याओं को का समाधान करेंगे और वो निःशुल्क करेंगे। वो हमने क्लासेस सर हम करते थे, सैटरडे और संडे को वो क्लासेस हुआ करती थी और उसमें हमारे अधिकारी भी और हमारे जो दूसरे साथी थे वो वहां पर जाके बैठते थे। उन बच्चों को पहले से बताया जाता था, जो भी बच्चे आते थे उनको कहा जाता था कि अगली क्लास हमारी कॉमर्स की होने वाली है और उसमें फलाने हमारे जो अधिकारी हैं वो आके आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे। निःशुल्क के साथ में हम वहाँ पे उनकी चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी करते थे ताकि वो प्रमोट हो, आए और यहाँ पे पढ़े।
बहुत अच्छा आपका सर। सेवा का कार्य है। रमेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रजापति समाज के उत्थान के लिए आज कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? सर अभी जैसे हम क्योंकि उसको कंटिन्यू ही कर रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र हैं, यदि हम उसमें बेसिकली बात करें और बिल्कुल उसकी बात करें, तो शिक्षा पहला क्षेत्र है हमारा, कि हमें शिक्षा में काम करना हमारी अनिवार्यता है, हमें शिक्षा में काम करना ही होगा। मैं कितने ही संगठनों में जाता हूँ, कोई भी मुझे बुला लेता है, वहां चला जाता हूँ, और मेरा पहला ही शब्द ये होता है कि हम दूसरे कामों को करें या ना करें, मैटर नहीं है। करें या ना करें मैटर नहीं है से मतलब यदि हम और दूसरे कामों पे थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, मगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को या हमारे आने वाले जो बच्चे हैं या हमारे जो आज के बच्चे हैं उनको हमें शिक्षित करना ही हमारी अनिवार्यता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सर हम अपने घर में 2 रोटी कम खा लें, हम उन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अब बात आती है, ये तो हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, मगर हम दूसरे बच्चों की बात भी कर रहे हैं कि मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे आसपास में, मेरे जो साथी बैठते हैं उनके आसपास में जो भी बच्चे ऐसे हैं सर जो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास जो पढ़ाई के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं है, ठीक से नहीं उनका रोजगार हो जा रहा है, या उनके पिताजी का, माँ का रोजगार ठीक नहीं है, तो उनको हम लोग ये भी संकल्पित करते हैं अपने आप को कि भाई हम इनको जो कैसे न कैसे करके इनको पढ़ाएंगे। तो एक क्षेत्र ये हो गया सर हमारा। दूसरा क्षेत्र इसमें ही सर मैं बात करूंगा कि रोजगार भी इसका एक सप्लीमेंट्री क्षेत्र है सर, कि यदि बच्चे शिक्षित हो गए, एक बार को हो गए, शिक्षित हो गए, मगर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि बच्चे रोजगार के लिए भटकते रहते हैं, तो हमें वहां भी थोड़ा सा काम करना होगा। वहां काम करने के लिए सर हमारे पास कई सारी अंदर स्कीमें हैं, अभी वो कहीं क्रियान्वित तो हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हम लोगों को इस बीच में नहीं मिला है। दूसरे हम लोगों ने जरूर कुछ लोगों के बीच में, जैसे हम बैठते हैं कहीं भी, हमने देखा कोई उद्योगपति है, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी मीटिंग में आ जाते हैं, तब रिक्वेस्ट करते हैं, भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आपका ये उद्योग है, बढ़िया चल रहा है, 2-4 बच्चों को या तो इसमें लगा लो या 2-4 बच्चों को ऐसा ही कोई स्टार्टअप करा दो। बड़े दुख के साथ कहूंगा सर, किन्हीं ने इसमें कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लिया है। और तीसरा एक क्षेत्र हमारा जो राजनीतिक भागीदारी का क्षेत्र है, बड़ा विस्तृत क्षेत्र है सर, ये जो बड़ा विस्तृत है, और मैं समझ रहा हूँ बड़ा मृग तृष्णा से भरा हुआ क्षेत्र है सर ये जो, क्योंकि इसमें है क्या सर, कि इसमें कहने को सब कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आदमी थोड़ा सा बाहर निकलता है, जैसे ही उसके पर निकलते हैं, तो वो राजनीति की तरफ भागना शुरू करता है, मगर वो वहां पे जाते 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 एक बेकार की स्थिति में आके पुनः अपने उसी जगह पे आ जाता है सर। तो ये हमारे ध्यान के क्षेत्र हैं सर, इनमें हमें ध्यान देना ही होगा, देना पड़ेगा सर। बहुत अच्छे आपने जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपने बताया हमारे दर्शकों को कि आपने बहुत प्रयास किए समाज के या अन्य समाज के लोगों को, उद्योगपतियों को भी, कि आप बच्चों को 2 को 4 को 6 को जो भी आवश्यकता है आप रखें और उनको जो है अपने पैरों पे खड़ा करने का प्रयास करें, या कोई ऐसा स्किल दें ताकि ये बच्चे कुछ कर सकें, और आपको वहाँ नकारात्मकता का एहसास हुआ, ये बड़े ही चिंतनीय विषय है। ताकि सरकार तो जो करती है, लेकिन उद्योगपति लायक हैं, काबिल हैं, वो भी कर सकते हैं, और वो ये भी एक नेक कार्य होता है। ये भी एक मनुष्य के लिए, मनुष्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील और हृदय से जुड़ा हुआ और उनके जीवन को बढ़ाना चढ़ाने के लिए कार्य करने का एक मूल मंत्र भी है, सूत्र भी है, जो करना चाहिए। नहीं मिला ये सहयोग, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। हम आगे बढ़ते हैं कि आज के युवाओं के लिए नौकरी की बजाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? सर अभी ये सिर्फ सोच ही है, इसके हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अभी मेरी जो सत्यनारायण प्रजापति जी, जो हमारे भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक संरक्षक रहे हैं, उनसे भी इस बात में डिस्कस हो रहा था। वो भी कह रहे थे यार कोई ऐसा वो बताओ, प्रोजेक्ट बताओ जिसपे हम लोग काम कर पाए। तो मेरी एक समझ में एक प्रोजेक्ट आ रहा है सर, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट से पहले से जुड़े रहे हैं और गवर्नमेंट की योजनाओं को भी हम लोग देखते रहे, मगर उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनका ना तो हमें जानकारी होती है ना पहुंच होती है वहां पे। तो एक विचार है सर जो आया है बहुत पहले से, अभी भी आया हुआ है, और हम लोग उस पर कार्य करने के लिए भी अभी प्रतिबद्ध है एक तरीके से। मैं कहूंगा आपको, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है सर, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, ये वैसे गवर्नमेंट चलाती है इसको, जो इस पे गवर्नमेंट मदद भी करती है, मगर वहां पे ना तो उन महिलाओं को या उन बच्चों को, युवाओं को, छात्रों को वहां जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वहां जाने की जानकारी नहीं मिल पाती है उनको। तो उस पर हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों ना हम किसी भी संगठन को आगे लाते हुए, संगठन के माध्यम से हम यदि ऐसे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं जो गांवों के स्तर पे भी होंगे और शहर के स्तर पे भी होंगे। उसमें क्या होता है सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो धारणा है वो ये है कि जैसे मैं कोई स्टार्टअप करना चाह रहा हूं, दिल में है स्टार्टअप करना चाह रहा हूं, मगर मेरे पास 10 लाख 20 लाख 5 लाख नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास नहीं है, मेरे जैसे 15 लोगों पे तो हो जाएंगे,
भाई मेरे जैसे 15 लोग या मेरे बच्चे जैसे, मेरे युवा जैसे 10-15 लोग यदि हो जाते हैं और 10-10, 20-20 हजार रुपए भी वो इकट्ठा करते हैं, या उसमें भी एक कंट्रीब्यूशन टाइम का होता है कि कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको ज्यादा उसका वो मिलेगा, तो वो क्या होता है कि वो लोग कुछ आपस में मिलके किसी भी एक स्टार्टअप को अच्छा रूप दे सकते हैं, बड़ा रूप दे सकते हैं सर। और यदि वो हमने रजिस्टर्ड कराया, सहकारिता में रजिस्टर्ड होते हैं वो, तो उसमें गवर्नमेंट भी हमें लोन देती है। वाह वाह। तो ये विचार है सर, जिसमें गांव से कहिए या शहर से कहिए, जो भी बच्चे हमारे बेरोजगार हैं वो अपनी मदद अपने आप खुद करेंगे और 4-6 बच्चों को और मदद करेंगे, उनको भी लगाएंगे अपने उस उद्योग में, उस रोजगार में। बहुत अच्छा विचार है आपका, बहुत अच्छी सोच है सर, आगे बढ़ने के लिए और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। सर, हम यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सामाजिक कार्य करते समय आपको क्या सबसे अधिक ऊर्जा देता है? ये आपका घर देता है, परिवार देता है, समाज देता है, या कहीं और से ऊर्जा आपको उत्पन्न होती है? सर समाज की ऊर्जा का जहां तक सवाल है, तो ऊर्जा तो स्वतः ही स्फूर्त होती है, वो अंदर से ही ऊर्जा आती है। यदि इसमें परिवार का सहयोग ना हो, परिवार का समर्थन ना हो, तो मैं समझ रहा हूँ वो ऊर्जा वहीं की वहीं वो ठप भी हो सकती है। तो मुझे परिवार का बहुत समर्थन मिलता है। मुझे कभी भी परिवार ने कभी इस बात के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद में भी और सेवानिवृत्त होने के पहले भी कभी उन्होंने इस बात का मुझे ये नहीं कहा कि आप फलानी जगह क्यों जा रहे हैं या वहाँ पे इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो मेरे परिवार में मेरी पत्नी है श्रीमती सत्येंद्र देवी, मेरा बेटा है विपुल चक्रधर, मेरी बेटी या दामाद या जो भी परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सर बहुत सहयोग किया है और वो इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं। कभी बहुत ज्यादा उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि वो इतने सामाजिक नहीं है। मैं कहता हूं उनको जो यार हम लोग कब तक रहेंगे, आप लोग भी आगे बढ़ो, आओ आप लोग भी जाओ देखो मीटिंगों में। तो अभी बेटे ने जरूर कुछ जगह आना जाना शुरू किया है कहीं जो है, वरना अभी तक उनके अंदर कोई ऐसी सामाजिकता नहीं है जो इस उम्र में हमारे पास अच्छी खासी आ गई थी। क्या भाई उनकी उम्र में हम लोग अच्छे खासे समाज में अपना काम करने लगे थे। तो वो ऊर्जा सर हमें परिवार से मिलती है। दूसरा, फिर आप जैसे जन या हमारे परिवार के संगठन के लोग जो वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी बहुत ऊर्जा देते हैं सर। उन्हें ये लगता है, हमें भी ये लगता है यार जब ये लोग कर सकते हैं, इतने बुजुर्ग होकर कर सकते हैं, इतने बिजी होकर कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो भी एक ऊर्जा का हमारा स्रोत बनता है सर। एक ऊर्जा और मैं बताऊंगा सर कि अभी हम लोग हर साल एक बच्चों का प्रोग्राम करते हैं जिसमें प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते हैं और अपने बुजुर्गों को भी वहाँ सम्मानित करते हैं। अपने जो उच्च शिक्षित लोग चाहे सेवा में हो, सेवानिवृत्त हैं, उन्हें भी हम सम्मानित करते हैं। जब हम उनकी कुछ विशेष बच्चों की कहानियां सुनते हैं या विशेष हमारे जो लोग हैं उनकी ये कहानी सुनते हैं, साहब इतने अभावों में रह के, तो हम अपने अभावों को भूल जाते हैं। हमें लगता है यार हमसे ज्यादा तो ये बेचारे मेहनत करके आगे बढ़ के आए, आज ही हमसे कितनी ज्यादा अच्छी जगह है, अच्छे उस पे हैं, इन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छी जगह लेके आए। तो वो भी एक ऊर्जा का हमारा स्रोत होता है सर। वाकई जो हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं वही हमें ऊर्जा भी देते हैं। रमेश जी, चलते चलते हम आपसे अंतिम प्रश्न करते हैं कि आप आज के युवाओं को और समाज के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि शिक्षा बढ़े, युवा आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े? सर, आने वाली पीढ़ियों को, अपने युवाओं को और अपने समाज को मेरा तो एक ही संदेश है सर कि आप शिक्षा में अच्छा करें, उसके बाद में एकीकृत रहें, मतलब एकजुट रहें, उसके बाद में अपनी पूरी मेहनत से पूरे अपने जो अपने अच्छे विचारों से अपने समाज को आगे लाने का कार्य करें। क्योंकि शिक्षा हमारा एक ऐसा साधन है सर कि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बिना ना ही तो हम कोई अपने रोजगार में आगे बढ़ सकते, ना ही हम संस्कारित भी अच्छे नहीं हो सकते। यदि हम शिक्षा की ही बात करें तो शिक्षा में भी हमारे 2-3 रूप होते हैं कि हम उसको शिक्षित तो होते ही हैं, वहां हम संस्कारित भी होते हैं सर। वहां हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम कैसे रोजगार में आगे बढ़ें। वहां हम अपने आप को तैयार करते हैं सर कि हम समाज में अपने को और अपने समाज को हम कैसे आगे लेके जाएं। ये भी हमें वो शिक्षा ही बताती है। तो सर मेरा तो समाज को, समाज के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो हमारा आधार है। यदि वो हमारी पीढ़ी अच्छा आधार नहीं बनेंगी, अच्छी हमें सोच नहीं देंगी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उनसे मेरा निवेदन है, अपील है इस बात के लिए कि वो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से पूरा अथक प्रयास करें कि हम वो अपने पहले खुद को, फिर अपने परिवार को, फिर अपने अड़ोस पड़ोस को, फिर अपने समाज को और अंत में अपने देश और संसार को अपनी उन सेवाओं से लाभान्वित करें सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है रमेश चंद्र प्रजापति जी। आपने अपने बेशकीमती समय से समय निकालकर ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, उसके लिए हम हृदय से आभार करते हैं। सर मैं भी आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे जो है लाभान्वित किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।